गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में? टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट्स। टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट्स आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पुरवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, ये नीट और जी के सिलेबस में है। तो मैं सारा इसमें कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों टोलेन रिएजेंट के बारे में। वेरी फेमस रिएजेंट टोलेन रिएजेंट। तो टोलेन रिएजेंट्स क्या है बच्चों? टोलेन रिएजेंट एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज ए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अब इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या ऐड करना है? इसके अंदर हमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वी हैव टू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देन वी गेट ए व्हाइट कलर्ड पीपीटी। व्हाइट कलर की एक पीपीटी हमें मिलेगी। जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे धीरे धीरे, तो हमें क्या मिलेगी? एक व्हाइट कलर की डर्टी व्हाइट कलर की पीपीटी हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है? इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस के अंदर मिक्स करते रहना है। अब कब तक मिक्स करना है? तब तक के वो जो पीपीटी बनी है, पीपीटी किसकी बनेगी? Ag2O की, सिल्वर डाइऑक्साइड की पीपीटी बनेगी। वो क्या होगी? जस्ट डिसअपीयर हो जाए, वापस गायब हो जाए। तो तब तक हमें क्या करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स करते रहना है। तो अब हमारे पास में क्या तैयार हो जाएगा? टोलेन रिएजेंट तैयार हो जाएगा। टोलेन रिएजेंट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। अब इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? एल्डिहाइड से करवाएंगे। एल्डिहाइड से और कीटोन से करवा के देखेंगे कि क्या होता है। क्या टोलेन रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है जब अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, या टोलेन रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये पूरा जो केमिकल दे रखे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर दे रखी है, ये किसकी है बच्चों? टोलेन रिएजेंट बनाने की केमिकल रिएक्शंस दे रखी है। AgNO3 react with ammonium hydroxide. AgNO3 means silver nitrate solutions react with ammonium hydroxide solutions to form Ag2O plus ammonium nitrate plus water. This Ag2O react again with ammonium hydroxide solutions to form this type of complex compound. और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोलेन रिएजेंट। दिस इज द टोलेन रिएजेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है टोलेन रिएजेंट का। आप लोगों को पता चल गया होगा टोलेन रिएजेंट क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला है। और टोलेन रिएजेंट को हम इस टाइप से लिखेंगे, Ag ब्रैकेट NH2 NH3 2 होल प्लस एंड OH नेगेटिव। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए इसको हमने इस टाइप से लिखा। ये RCHO क्या है? RCHO इज ए एल्डिहाइड। Whenever we react aldehyde to toluene reagent and heat the mixture, then aldehyde oxidizes. aldehyde क्या होगा बच्चों? ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। aldehyde oxidizes itself and convert into RCOO negative. RCOO negative means carboxylate ion. It is a carboxylate ion, and silver will deposit at the surface of the test tube, and ammonia gas will liberated, and this is the water. And due to formation of silver around the test tube, the surface of the silver test tube begins shine. तो मतलब
जैसे हम इसको रेड करवाते हैं, उसको हीट अप करते हैं टोलेन रिएजेंट के साथ में, किसको, एल्डिहाइड को, अगर हम हीट अप करेंगे टोलेन रिएजेंट के साथ में तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में एक सिल्वर कलर की लेयर टेस्ट ट्यूब के इनर वाली सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, और उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब कैसे दिखाई देने लगेगी, चमकती हुई दिखाई देने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। तो टोलेन रिएजेंट क्या करता है बच्चों, टोलेन रिएजेंट इटसेल्फ रिड्यूस, टोलेन रिएजेंट क्या है, खुद रिड्यूस हो जाता है, टोलेन रिएजेंट reduces itself and एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। एल्डिहाइड क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, टोलेन रिएजेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बारे में। तो एल्डिहाइड और अगर हमें कीटोन दे दें एक टेस्ट ट्यूब में डाल के और हमें पूछे कि विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन, so how can we confirm? With the help of Tollane reagent test or with the help of silver mirror test, we can confirm that whether the compound is given to us is aldehyde or the compound given us is ketone. So I think the point is clear. See, Tollane reagent test or silver mirror test is given by the both aliphatic and aromatic aldehyde। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टोलेन रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद द हेल्प ऑफ टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस किस को, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। बोथ एलिवेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिड्यूसेस टोलेन रिएजेंट। दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करेंगे, टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, और एल्डिहाइड खुद क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं RCHO किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, RCOO नेगेटिव के अंदर, मतलब एल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस। व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये सीखना है व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज ए एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग रोसेल साल्ट। It is the definition of failing solution in short. Alkaline solution of copper sulfate containing Rossel salt is called failing solution. So how to form a failing solution? तो failing solutions बनता कैसे है। तो एक्चुअल में बच्चों failing solutions कोई एक सिंपल टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। It is a combination of two type of solutions and that type of solutions are called failing solutions A and failing solutions B. तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को जब हम इक्वल रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट। इसको हम फेलिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी, दोनों में से कोई भी नाम इसके लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए इज नथिंग बट it is a aqueous solution of copper sulfate. Aqueous solution of copper sulfate is called failing solution A. aqueous solution होता है कॉपर सल्फेट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। And what is failing solution B? Failing solution B is the alkaline solution of Rossel salt, and Rossel salt is a sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate is called Rossel salt। और मैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है इसका, मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूँ। CHCOO के OH CH
OH COONA, दिस इज द रोसेल सॉल्ट, दिस इज द रोसेल सॉल्ट। ये क्या है? रोसेल सॉल्ट है, इसी को हम रोसेल सॉल्ट कहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो आई थिंक द क्लियर इज पॉइंट इज क्लियर। फेलिंग सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है किसका? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, इसी को हम रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। और एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन इज ए डीप कलर्ड सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन इज ए डीप कलर्ड सॉल्यूशन। डीप कलर का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशंस, the failing solutions reduces and give a red color ppt of cuprous oxide. So cuprous oxide is Cu2O, Cu2O की हमें ppt मिलेगी Cu2O, and Cu2O is cuprous oxide, तो रेड कलर की ppt मिलेगी हमें जब एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशंस रिड्यूस हो जाएंगे और एल्डिहाइड्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं और कीटोन भी ये रिएक्शन नहीं देती है। तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई हाउ which solutions is elevating aldehyde and which solution is aromatic aldehyde and which one is ketone with the help of failing solution। जब हम failing solution से तीनों solutions को टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट आ जाता है और रेड कलर की पीपीटी बन जाती है, ब्रिक रेड कलर की अगर हमारे पास में पीपीटी बन जाती है तो गिवन कंपाउंड कौन सा होगा? गिवन कंपाउंड है एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो या तो वो होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर वो होगा कीटोन। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में से डिफरेंशिएट करना है तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टोलेन रिएजेंट क्या करेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कीटोन के साथ में टोलेन रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। Now to proceed with next, this is the final chemical reactions. RCHO is the simplest aldehyde react with, this is the failing solution. This is the cuprous copper sulfate solution and 5OH represent the Roseal salt. Both are combinedly called failing solution. When we heat the aldehyde in the presence of failing solutions, aldehyde itself oxidize and failing solution itself reduces। जब failing solution reduce हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से क्या आती है? रेड कलर की पीपीटी आती है। अगर रेड कलर की पीपीटी आ गई तो गिवन कंपाउंड क्या होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, कीटोन भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। If the point is clear, dear student, then yes, proceed to next point, reductions of Benedict solution। रिडक्शंस ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस एक्चुअल में नीट और जी के सिलेबस में है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस, इट इज ए पार्ट ऑफ नीट एंड जी सिलेबस। नीट एंड जी सिलेबस का ये पार्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस आर एल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयन। बहुत सिंपल है बच्चों। बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस क्या है? ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस भी दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होगा। एक के अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए जो होगा वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी होगा वो क्या होगा? वो सोडियम पोटेशियम साइट्रेट होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज फेलिंग सॉल्यूशन बी, while sodium potassium citrate is बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनेगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे
एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से, तो इसमें भी सेम रिएक्शंस होगी और उसी टाइप की पीपीटी इसके अंदर भी बनती है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नेम रिएक्शन, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट और जी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रेडी हो तो हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं बच्चों। एक में एक फॉर्मूला, एक में एल्डिहाइड लिखता हूं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। यू हैव टू आइडेंटिफाई CH3CHO, CH3CHO. It is the very simplest aldehyde and the name of this aldehyde is ethanol. This is the functional group, you know very well. CHO is a functional group of aldehyde and this is the carbon directly attached to this functional group. तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? तो अल्फा हाइड्रोजन को पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए बच्चों अल्फा कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले जब हमें अल्फा कार्बन का कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम आराम से अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होते हैं? जो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये वाला फंक्शनल ग्रुप CHO, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन से, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। नाउ टेल मी how many alpha hydrogens are present in ethanol? How many alpha hydrogens are present in ethanol? So there are 3 alpha hydrogens that are present in the ethanol. The structures I can write in this manner: CHO, C, H, H and H. तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन ही क्या है? अल्फा कार्बन। तो ये हमारे पास में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। सो वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में और अल्फा कार्बन के बारे में। बीटा भी होता है बच्चों। बीटा कैसे हम पता करेंगे? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन है और CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो गया। अब देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। इसे हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। और इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। ये गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा, आगे आएगा डेल्टा और आगे चलते रहते हैं। तो इतना हमें नहीं देखना है। तो हमारे सिलेबस में अल्फा और बीटा कार्बन से काम पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा कार्बन हमें पहचानना आना चाहिए और अल्फा और बीटा जब कार्बन हमें पहचानना आ जाएगा बच्चों तो हम अल्फा हाइड्रोजन को आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस ब्यूटेनॉल के अंदर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो बच्चों, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनॉल? राइट फास्ट। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? तो अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है और बीटा हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। नाउ अवर टॉपिक स्टार्ट्स। इस रिएक्शंस के अंदर हमें क्या पढ़नी है बच्चों? ये फोर्थ रिएक्शन है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड और कीटोन की ये फोर्थ रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड की ये फोर्थ रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? सबसे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसका लिंक दे रखा है, कमेंट लिंक दे रखा है, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? दूसरी रिडक्शंस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस
इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या है, तो सबसे पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो हमें आइडेंटिफाई करना आ गया। अब जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना बच्चों, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं वो? एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो CHO ग्रुप है ना बच्चों, ये CHO ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप हम अगर बात कर लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप, ये क्या होता है, इसकी जो नेचर है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने की टेंडेंसी करता है, ये रखता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है, तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा तो ये देखो इस कार्बन के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, ओके। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिडिक नेचर की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन देता है? एल्डोल कंडेंसेशन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एंड ऑल अगेन नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन होने की वजह से ये क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है? ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है सारी की सारी। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक दूंगा आपको, कभी भी नहीं भूलोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन को। तो अच्छे से देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखोगे तो समझ में आने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रयास करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगी। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर के होते हैं। The acidity of alpha hydrogen is due to strong electron withdrawing effect of carbonyl group, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो इसकी एसिडिक नेचर का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर भी मौजूद होता है, कीटोन के अंदर भी मौजूद होता है। ये अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। और CO के दोनों तरफ अगर मैं RR लगा देता हूं तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कीटोन हो गया। तो दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, और इस ग्रुप की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने की टेंडेंसी रखता है, और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन आराम से रिमूव हो जाता है। कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने ये बनाया, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की ये मैकेनिज्म दे रखी है, टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है बच्चों, और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दूंगा किस टाइप से इसको करना है। तो ये CO का मतलब है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे अगर मैं R लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। CH ये लिखा हुआ है। अब देखो इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? बी दिया हुआ है और 2 डॉट दे रखे हैं। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हम क्या लेंगे? वीक बेस लेंगे, सॉरी डाइल्यूट बेस लेंगे। क्या लेंगे हम? डाइल्यूट बेस और एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। बेस तो हम स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं, वीक भी ले सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी और 2 डॉट का मतलब क्या है? ये जो बी है ना, इसका मतलब है, बी का मतलब है बेस, और बेस के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों? ये जो कार्बोनाइल ग्रुप अभी हमने बताया, इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कहां से करेगा बच्चों? इस कार्बन से करेगा। इसी कार्बन से तो करेगा ये कार्बन सबसे पहले जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, तो इस कार्बन के पास में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कार्बन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन से ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेचारा? फ्री हो जाएगा, H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो बेस है ये इसको अप्रोच करेगा और क्या बना देगा? पानी बना देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आ जाएंगे, तो इस कार्बन के पास में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या बनेगा? कार्ब एनाइन बन गया। क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो स्पीशीज बनी है ना बच्चों, ये वाली स्पीशीज ये क्या होती है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होती है। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाती है, इसलिए ये जो रिएक्शंस है बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस में होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। कॉन्जुगेट बन जाता है और ये रिएक्शंस
होने का एक रीजन क्या है, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है और साथ में जो इंटरमीडिएट बनता है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, इस वजह से ये रिएक्शंस प्रोसीड होती है। तो इस टाइप से रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो whenever aldehydes and ketone having at least one alpha hydrogen, only those type of aldehydes and ketone will give aldol condensation which have ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मुकेश पूर्वा और आप देख रहे हैं मुझे इस चैनल के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पाठशाला। तो एल्डोल कंडेंसेशन आगे शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद नहीं हुआ तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ओनली दोस टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन व्हिच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर होना चाहिए, तभी क्या करेगा ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल बोलते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जब कीटोन्स रिएक्ट करेंगे ना दो, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेंगे। अब ये रिएक्शंस कैसे होती है मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। तो एल्डोल रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की होती है, फर्स्ट है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और सेकंड है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इस सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल काम आएंगे, किसके, एल्डिहाइड के, या दो मॉलिक्यूल हम कीटोन के भी ले सकते हैं। व्हेन वी टेक सेम मॉलिक्यूल सेम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, या तो कीटोन ले लो बच्चों, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दोनों सेम लेने हैं,